दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। वसुंधरा फिर से हल्का सा सिसकते हुए बोली, वह लड़का, वह बहुत गंदा था। उसने मुझे इतने गंदे तरीके से छुआ। आप जानते हैं, मुझे एक बार फिर से वो रात याद आ गई जब साहिल ने मेरे साथ। वह अपनी बात पूरी नहीं कर सकी क्योंकि संस्कार ने उसके होठों पर अपनी हथेली जो रख दी थी। संस्कार उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ दो दो बार ऐसा हो गया धरा। मैं जितना तुम्हें दुनिया से सुरक्षित रखने की कोशिश करता हूँ, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हें मिल जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। जितना तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ, उतना ही तुम्हारे दुख की वजह बन जाता हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी क्योंकि मेरा फ़र्ज़ था तुम्हारी रक्षा करना, जो मैं नहीं कर पाया। मैंने तुमसे पहले यह वादा किया था कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा, लेकिन मैं आज अपना वादा भी नहीं निभा पाया। पता नहीं कब तक तुम्हारी परेशानियों का सबब बनता रहूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर जाने ही नहीं दूंगा। अगर तुम दूर जाना चाहोगी तब भी नहीं। वसुंधरा उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मतलब आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? संस्कार उसकी ओर देखते हुए गहराई से बोला, हाँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यह सुनते ही वसुंधरा की नज़रें उसके चेहरे पर अटक गई और वो एकटक उसे देखने लगी और साथ ही हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगी। संस्कार ने उसे वापस से लिटा दिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, बहुत रात हो गई है तो अब तुम सो जाओ धरा। वसुंधरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने गाल के नीचे लगाते हुए बोली, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन अब आप यहाँ से जाना नहीं, आप यहीं रहना। मुझे सच में डर लग रहा है, अगर वह लड़का वापस से यहाँ आ गया तो। यह सुन संस्कार के मन में एक टीस सी उठी और वह अपने दूसरे हाथ से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, कोई नहीं आएगा यहाँ पर धरा, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। मैं तुम्हारे करीब किसी को आने ही नहीं दूंगा, नहीं आने दूंगा। तुम इस तरह से डरती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी यह बात सुनकर वसुंधरा हल्का सा मुस्कुराई और फिर अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल बाद वह गहरी नींद में थी। संस्कार वहाँ से उठकर जाने लगा, लेकिन वसुंधरा ने उसका हाथ इतना कसकर पकड़ रखा था कि वह उसे छुड़ा नहीं पाया और उसके मासूम से प्यारे चेहरे को एकटक देखने लगा। फिर वह हल्का सा झुका और उसके होठों को हल्के से अपने होठों से छू लिया और फिर उससे दूर होकर उसके बराबर में ही बैठ गया और इस तरह से बैठे बैठे ही ना जाने कब उसे नींद लग गई। अगले दिन सुबह संस्कार उसके उठने से पहले ही उठ गया था और अपने कमरे में भी जा चुका था। वसुंधरा जब उठी तो उसके सिर में जोरों का दर्द था। तभी शांताबाई उसके लिए नींबू पानी लेकर आई और उसे देते हुए बोली, यह पी लो बेटा। वसुंधरा उन्हें हैरानी से देखने लगी तो शांताबाई बोली, और मुझे संस्कार बेटा ने बताया था कि तुमने कल गलती से शराब पी ली थी और इसलिए उन्होंने ही मुझे तुम्हें यह देने के लिए कहा है। चिंता मत करो बेटा, इसे पीने से तुम्हारा सारा हैंगओवर उतर जाएगा। फिर वह उसे एक दवाई देते हुए बोली, और साथ में इसे भी ले लेना, जिससे तुम्हारे सिर में दर्द भी नहीं होगा। वसुंधरा ने शांताबाई के हाथों से वह गिलास लिया और जल्दी से पी लिया। अगले ही पल वह खड़ी हुई और सीधा संस्कार के कमरे में चली गई। संस्कार ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसके सामने आई, लेकिन संस्कार उससे बात कर ही नहीं रहा था। वह बार बार उसके सामने आती, लेकिन संस्कार उसे इग्नोर किए जा रहा था। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसका हाथ पकड़कर खुद की तरफ खींचते हुए बोली, ये सब क्या है ठाकुर साहब? संस्कार ने अभी कुछ नहीं कहा, बल्कि उससे अपना हाथ छुड़ाकर अपना काम करने लगा। वसुंधरा फिर से उसके पास आए
और उसे खुद की तरफ मोड़ते हुए बोले, आपको सुनाई नहीं दिया मैं क्या कह रही हूँ? यह सब क्या है ठाकुर साहब? आप मेरे साथ इतना अजनबी बर्ताव क्यों कर रहे हैं? पर अब भी संस्कार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वसुंधरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से उसे घूरते हुए अपने पंजों के बल खड़ी होकर उसके कद से अपना कद मिलाते हुए उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख दिए। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि संस्कार को तो कुछ भी सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। पर अगले ही पल संस्कार ने वसुंधरा को खुद से दूर किया और गुस्से से बोला, होश ठिकाने पर तो है न तुम्हारे धरा? या रात की अब तक उतरी नहीं है? ये सुनते ही वसुंधरा की आंखें शर्म से झुक गई और वो कुछ नहीं बोल पाई तो संस्कार उसके पास आया और गुस्से से उसका हाथ पकड़कर खुद के करीब करके गुस्से से उसे देखते हुए बोला, क्या ज़रूरत थी कल तुम्हें शराब पीने की? जानती भी हो कि कल क्या होने वाला था। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो सोच सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। एक बार भी यह सब करते हुए तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा ना? तुमने क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ देती हो? मानता हूँ गलती हुई है मुझसे, जो तो सज़ा देने का हक है तुम्हें, लेकिन इस तरह से सज़ा दोगी तुम मुझे खुद को तकलीफ़ पहुँचाकर? अगर तुम्हें मुझे सज़ा देनी है तो मुझे तकलीफ़ पहुँचाओ, लेकिन इस तरह से खुद को परेशान करने की या खुद को ज़रा सा भी तकलीफ़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है धरा। ये सब देखकर वसुंधरा की आंखों में नमी आ गई। कल की बातों से तो वो खुद भी शर्मिंदा थी, लेकिन अब संस्कार का बर्ताव उसे ही अंदर तोड़ रहा था। उसकी आंखों में आई हुई नमी आंसू बनकर उसके गालों पर लुढ़क आई और जब संस्कार ने उसे इस तरह से रोते हुए देखा तो उसके चेहरे के भाव भी पल में बदल गए। उसने वसुंधरा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसे रोता देखकर आंखों तो नम संस्कार की भी हो गई थी। वह अपनी भर्राती हुई आवाज़ में बोला, आई एम सॉरी धरा, आई एम सॉरी। मुझे तुम पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? कल जो तुम्हारी हालत थी उसे देखकर मैं कितना डर गया था यह तो मैं ही जानता हूँ। वसुंधरा भी उसकी बाहों में सिमटते हुए बोले, आप माफ़ी मत मांगिए ठाकुर साहब, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है, मुझे इस तरह से की हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों मैं खुद पर काबू नहीं कर रख पाई? क्यों मुझे आप पर गुस्सा आया और उस गुस्से को दबाने के लिए मैंने वह शराब पी? ना मैं यह सब करती और ना ही वह सब होता। संस्कार उसे फिर से माफ़ी मांगते हुए बोला, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे भी तो तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था ना। जब मैंने तुम्हें शराब पीते हुए देखा तो मुझे तभी तुम्हें आकर रोक देना चाहिए था, लेकिन मैंने भी तो तुम्हें यह गलती करने दी तो तुम कसूरवार कैसे हुई धरा? कसूरवार तो मैं ही हुआ। वह दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहे। शायद आज उन दोनों के बीच के गिले सिवे कुछ हद तक कम हो गए थे, लेकिन मिटे अब भी नहीं थे। अब भी बहुत सी बातें थी जो उन दोनों के बीच में क्लियर होनी थी, और जो थोड़ी बहुत नाराज़गी वसुंधरा के दिल में थी वह भी पूरी तरह से ख़त्म होनी बाकी थी। इधर दिल्ली में इतने दिन बीत चुके थे, लेकिन समय ने अभी तक अबीर को नहीं छोड़ा था और सुहानी को अबीर की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। इधर समय ने यह कहकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कबीर ने उसके घर में चोरी करने की कोशिश की है और उसके घर से बहुत ज़रूरी सामान गायब है, जिसके लिए अबीर के घर के सर्च वारंट की एप्लीकेशन विक्रांत ने अपने ऊपर लगाई हुई थी और आज उसकी वह एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी और अबीर के घर के सर्च वारंट उन्हें मिल चुके थे। समय के पास विक्रांत का फ़ोन आया और विक्रांत खुश होते हुए बोला, समय, मुझे अबीर के घर के सर्च वारंट मिल गए हैं। तुम जल्द से जल्द यहाँ गोदाम में आ जाओ और मैं अपनी टीम को लेकर उसके घर के लिए निकल रहा हूँ। मैं जल्द से जल्द उसके घर को सर्च करके उससे रिलेटेड सभी ऐसे गैजेट्स और ज़रूरी चीज़ों को लेकर वहीं आता हूँ जिसमें वह वीडियोस हो सकते हैं। समय खुश होते हुए बोला, थैंक यू सो मच विक्रांत, अगर तुम नहीं होते तो यह मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझते वाला था। तुम अपना काम करो, मैं जल्द से जल्द गोदाम पहुँचता हूँ।
यह कहकर समय ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रख कर वह बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी सुहानी उसके सामने आते हुए ज़ोर से बोली, समय अब बहुत हो चुका है। तुम अभी के अभी अबीर को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे साथ ना तो इस कमरे में रहूँगी और ना ही इस घर में। ये सुनकर समय के माथे पर गुस्से से लकीरें खींच जाती है तो सुहानी उससे नज़रें चुराते हुए कहती है, इतना गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो वो सब करने के लिए जो मैं करना नहीं चाहती हूँ। तुम अगर तमाशा बनाना चाहते हो तो यही सही। जानते भी हो कितना वक्त हो गया है अबीर को अपने घर से गायब हुए। तुमने एक बार भी उसके माँ बाप के बारे में सोचा? कैसे रह रहे होंगे वो अपने बेटे के बिना? शर्म नहीं आई तुम्हें उस बेकसूर को सज़ा देते हुए? अबीर की इतनी घटिया हरकतों के बावजूद भी सुहानी को उसकी इतनी फिक्र करते देखकर समय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस ली ताकि वह अपना गुस्सा कंट्रोल कर सके। वह सुहानी को ना तो नुकसान पहुंचाना चाहता था और ना ही उस पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था। सुहानी पिछले 2 दिनों से उससे अबीर का नाम ले लेकर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। सुहानी उसे बार बार कह रही थी कि वह अबीर को छोड़ दे और वह ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता था। इस बार समय सख्त लहजे में बोला, देखो सुहानी, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यह बकवास, फालतू की बकवास करके तुम मुझे डराने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत किया करो क्योंकि शायद तुम असली समय ठाकुर को जानती नहीं हो। वो लगभग उसे धमकाते हुए बोला। इस बार समय की यह बात सुनकर सुहानी का अंदाज थोड़ा सा नरम पड़ गया और वह इल्तिजाई सी आवाज़ में बोली, देखो समय, मैं कुछ भी खराब नहीं करना चाहती हूँ और ना ही कुछ गलत करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो ऐसा करने पर और ऐसा करने पर। मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अबीर को छोड़ दो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। समय प्लीज़ समझने की कोशिश करो और अबीर को छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि उसके बाद कुछ भी गलत नहीं होगा। हम दोनों की शादी हो गई है और मैं पूरे दिल से हमारे रिश्ते को अपनाने को भी तैयार हूँ। आई होप कि तुम मेरा मतलब समझ रहे हो, लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम अबीर को छोड़ दोगे। मैं हमारे रिश्ते की नई शुरुआत किसी की बद्दुआओं पर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ अब उसे छोड़ दो। मैंने तुमसे पहले भी बहुत बार कहा है कि मेरे सामने उस अबीर का नाम अपने मुंह से मत निकाला करो क्योंकि जितनी बार तुम अबीर का जिक्र करती हो उतनी बार मेरा खून खौलने लगता है। लेकिन तुम भला मेरी बात क्यों मानने लगी? तुम्हें तो मुझे गुस्सा दिलाने में ज़्यादा मज़ा आता है ना? इस बार समय गुस्से से उबलते हुए बोला और उसके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सुहानी के पूरे बदन में कंपन पैदा हो गया और वो खुद को शांत रखते हुए बोली, देखो समय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बेवजह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सच में बहुत परेशान हूँ। समय उसे समझाते हुए बोला, तुम्हारी परेशानी की वजह मैं नहीं तुम खुद हो सुहानी, और ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। सुहानी खुद को जितना शांत रखने की कोशिश कर रही थी, समय की बातें उसे ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। वह उसे अपनी उंगली दिखाते हुए उसी के लहजे में बोली, टांग तो तुमने मेरे मामलों में अड़ाई है मिस्टर समय ठाकुर। मुझे तुम्हारे मामलों में बोलने की कोई ज़रूरत ना पहले थी और ना ही आज है, लेकिन तुम ही मेरे मामलों में घुसते जा रहे हो। पहले तुमने मेरे दोस्त को किडनैप किया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, और अब इतने दिनों के बाद भी तुम उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो। समय उसकी तरफ पलटते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोला, हाँ नहीं हूँ। अब बोलो क्या करोगी? समय के अचानक पलटने की वजह से सुहानी एक पल के लिए हड़बड़ा गई, लेकिन फिर जल्द ही खुद को संभालते हुए सख्त और गुस्से भरी आवाज़ में बोली, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ समय की। अगर तुमने उसे अब आज़ाद नहीं किया तो मैं पुलिस के पास जाऊँगी और तुम्हारी कंप्लेन लिखवाऊँगी कि
तुमने एक मासूम इंसान को बेवजह किडनैप किया हुआ है। जैसे समय ने सुहानी के मुंह से पुलिस की धमकी सुनी तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वह उसकी नाक को हल्के से पिंच करते हुए बोला, पुलिस? सीरियसली बेगम साहिबा? तो फिर जाओ ना, तुम्हें मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी है ना तो जाओ और जाकर कर दो, तुम्हें रोका किसने है? लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बात याद रखना कि तुम जिसके खिलाफ कंप्लेंट दिखाने जा रही हो वह कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, समय ठाकुर है और तुम अच्छे से जानती हो कि समय ठाकुर क्या चीज़ है। कहकर वो एक पल रुका और सुहानी के हैरान परेशान चेहरे को देखकर उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। उसने उसके दोनों गालों को अपनी हथेली में दबोचा और अपने चेहरे को उसके चेहरे के और करीब करते हुए बोला, उफ ये मासूमियत। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारते हुए बोला, लेकिन इतनी मासूमियत आजकल के ज़माने में बेहद खतरनाक है बेगम साहिबा। शायद तुम्हें नहीं पता कि जिस पुलिस स्टेशन में तुम मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने जा रही हो वहाँ का इंचार्ज तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ना मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखेगा तब तो तुम मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखा पाओगी ना। वैसे अगर तुम जाकर एक बार कोशिश करना चाहती हो तो कर सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। कहकर समय ने अपने ओंठों को सुहानी के ओंठों को हल्के से छू लिया। सुहानी ने गुस्से से उसका हाथ झटका और फिर अपने ओंठों को अपनी हथेली के पिछले हिस्से से रगड़ते हुए गुस्से से बोली, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो समय, बहुत घटिया। मैं जितनी बार तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करती हूँ तुम अपनी हरकतों से मुझे हर बार गलत साबित कर ही देते हो। जानते हो तुमने इस वक्त मेरी ज़िंदगी को मजाक बना दिया है, मेरी ज़िंदगी को तबाह हुई है, साथ में मेरा दिमाग भी खराब करके रखा हुआ है। तुमने मुझे एक पल की भी शांति नहीं मिलती है, हर वक्त मेरा दिमाग फटने को रहता है। तुमने मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। वो उसे जलती निगाहों से देखते हुए बोली और साथ में उसने समय का कॉलर भी पकड़ लिया था। समय ने अपने कॉलर पर रखे हुए उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ रखे और उसके हाथों को धीरे से नीचे करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, मुझे दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है बेगम साहिबा, क्योंकि जिसने तुम्हारा सुख चैन छीना है ना वो मैं बिल्कुल नहीं, तुम खुद हो। ये सब कुछ जो हो रहा है ना उसकी वजह मैं नहीं बल्कि तुम खुद हो। और अब ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जल्दी सारा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। उसके बाद बताना कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है या फिर आबाद। कहकर उसने सुहानी को हल्का सा झटक दिया और खुद गुस्से से बाहर निकल गया और सुहानी रुआंसी सी वहीं खड़ी रह गई। इधर गोदाम में समय गोदाम में पहुंच चुका था और एक कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने की कुर्सी पर अभी रस्सियों से बंधा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक सातिर मुस्कुराहट थी जिसे देखकर समय को उस पर लगातार गुस्सा आए जा रहा था। लेकिन वह किसी तरह से अपने गुस्से पर काबू किए बैठा था क्योंकि अभी उनके हाथ सारे सबूत नहीं लगे थे। थोड़ी देर बाद विक्रांत अपनी साथ काफ़ी सारी चीज़ें लेकर वहां आया। समय उसको देखते ही खड़ा हो गया और विक्रांत के पास जाकर बोला, वह वीडियोस और फोटोज़ मिले विक्रांत? विक्रांत अपने साथ लाया हुआ सामान वहां टेबल पर रखते हुए बहुत ही धीरे से बोला, कोई भी वीडियोस और फोटोज़ मेरे हाथ नहीं लगे हैं समय, लेकिन हाँ यह लैपटॉप ज़रूर मेरे हाथ लगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिसकी हमें तलाश है वो इस लैपटॉप में ही मिलेगी। लेकिन इसमें पासवर्ड लगा है और अगर मैं इसे साइबर सेल वालों को देता हूँ तो यह सारा केस उनके सामने आ जाएगा और हो सकता है कि जिन बातों को हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वह भी मीडिया के सामने आ जाए। इसलिए मैं यह लैपटॉप यहाँ से ले आया हूँ और अब इसका पासवर्ड हमें इस अबीर के मुंह से ही उगलवाना पड़ेगा। समय अपने माथे पर 2 उंगलियां रब करते हुए कुछ सोचते हुए वह बोला, तो अब हम क्या करेंगे विक्रांत, क्योंकि यह अबीर तो इसका पासवर्ड बताने से रहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ना जाने क्यों हम मंजिल के इतना पास आकर भी इतना दूर हो जाते हैं। इस तरफ मुझे वह सबूत नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ मुझे सुहानी घर पर मेरी जान लेने पर उतारू हो रही है।
इसे यहाँ पर रखे हुए बहुत दिन हो चुके हैं और मैं और ज़्यादा दिन उसे यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि सुहानी का कोई भरोसा नहीं है कि कब वह इस घटिया आदमी के लिए कब मेरे ऊपर भी एक्शन ले लेगी। वह तो अच्छा है कि इसके माँ बाप को इस बात पर यकीन है कि यह कॉलेज की तरफ से टूर पर गया हुआ है और हमने इसके दोस्तों को पैसा खिलाकर उनसे भी यही बात कहलवाई है। लेकिन कब तक वो इस झूठ को सच मानते रहेंगे? कब तक वह इससे बात किए बिना रहेंगे? एक ना एक दिन तो उन्हें शक हो ही जाएगा और उस दिन वह पुलिस में जाएंगे और हमारा सारा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। विक्रांत ने समय के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू चिंता मत कर समय, क्योंकि जैसा तू सोच रहा है उसकी नौबत ही नहीं आएगी। बस तू देखता जा, इसका पासवर्ड या खुद बताएगा। समय ने हैरानी से उसे देखा और बोला, लेकिन यह सब होगा कैसे? विक्रांत अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, बस तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। विक्रांत और समय दोनों ही अबीर के पास आए। समय वहाँ साइड में खड़ा हो गया और विक्रांत अबीर के सामने आया और उसके सामने कुर्सी उल्टी करके उस पर बैठते हुए बोला, देखो अबीर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुमने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है और तुम पुलिस से किसी भी तरह से बचकर नहीं जा सकते हो। इसलिए बेहतर होगा कि तुम वो वीडियोस हमें दे दो। अबीर ने एक शैतानी मुस्कुराहट उसे दी और बोला, वो वीडियो तो इस जन्म में तुम्हें मिलने वाली नहीं है। जो तुमसे बन पड़े वह करो। विक्रांत ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो वह करने पर जो मैं करना नहीं चाहता। अबीर ने उसे देखा और बोला, तुम जानते नहीं हो मैं एक गुंडा हूँ और गुंडों के आगे पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। तभी विक्रांत ने एक जोर का थप्पड़ अबीर के मुंह पर दे मारा, जिससे उसका पूरा दिमाग ही झनझना उठा और फिर विक्रांत उसका गला दबाते हुए बोला, शायद तो भूल गया है कि पुलिस वालों से बड़ा गुंडा इस दुनिया में और कोई नहीं होता है। बहुत शौक है ना तुझे अपनी गुंडई दिखाने का, तो दिखा। हिम्मत है तो दिखा मुझे कि तू कितना बड़ा गुंडा है, और अगर नहीं है तो अब चुपचाप बैठकर देख कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ उसके बाद इसका पासवर्ड तो क्या तेरे फरिश्ते भी बताएंगे। कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और उसमें एक वीडियो चालू कर दी और फिर मुस्कुराते हुए उस वीडियो को देखने लगा। और फिर कुछ पल बाद उसने अपना फ़ोन अबीर की तरफ घुमा दिया और उस वीडियो को देखते ही अबीर की आंखें हैरानी से फैल गई और उसके चेहरे की रंगत पल में उड़ गई और उसके चेहरे के भाव भी ढीले पड़ गए। उसके चेहरे के बदलते हुए भाव को देखकर समय भी हैरान रह गया और मन ही मन बोला, ऐसा विक्रांत ने इसे क्या दिखा दिया कि अबीर के तो हाव भाव ही बदल गए हैं। यह जो अभी थोड़ी देर पहले शेर बन रहा था अचानक से भीगी बिल्ली कैसे बन गया। समय जल्दी से विक्रांत के पास आया और उसका फ़ोन लेकर वह वीडियो देखने लगा। उस वीडियो में एक लड़की थी जो कुर्सी से कसकर बंधी हुई थी। उसका पूरा चेहरा बेहद घबराया हुआ लग रहा था और उस लड़की की कुर्सी के चारों तरफ 2-3 गुंडे जैसे लोग खड़े थे जो उस लड़की को अजीब तरह से देख रहे थे और साथ ही एक गंदी सी मुस्कुराहट दे रहे थे। वह वीडियो देखकर समय ने विक्रांत से पूछा, विक्रांत, यह लड़की कौन है और तू यह वीडियो इस अबीर को क्यों दिखा रहा है? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इस लड़की का किडनैप हुआ है। विक्रांत ने समय पर से नज़र हटाकर एक नज़र अबीर को देखा और बोला, तेरे बाकी सारे सवालों का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन यह तो मुझे अबीर ही बताएगा कि यह लड़की कौन है। अबीर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और तड़पते हुए बोला, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? अगर मेरी बहन को एक खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। यह सुनकर समय हैरान रह गया कि विक्रांत ने अबीर की बहन का किडनैप करवाया है और अबीर की बात सुनकर विक्रांत को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अबीर को 2 थप्पड़ जोर से लगाकर बोला, क्यों? अब अपनी बहन की इज्जत पर बात आई तो तू सबकी जान ले लेगा? और जब दूसरों की बहन बेटियों की वीडियोस बनाता है, उन्हें नेट पर वायरल करता है, उन्हें ब्लैकमेल करके उनका फ़ायदा उठाता है, तब तो तुझे किसी की जान लेने का ख्याल नहीं आता। अगर तेरी बहन के साथ यह सब होता है
और तू किसी की जान लेता है तो फिर तो हमें भी तेरी जान ले लेनी चाहिए, है ना? कहकर उसने अपनी पैंट के पीछे से अपनी सर्विसिल रिवाल्वर निकाली और उसके माथे पर लगा दी। यह देखकर समय एक पल को घबरा गया और विक्रांत को रोकते हुए बोला, विक्रांत, यह तू क्या कर रहा है? विक्रांत ने समय को हल्का सा धक्का देकर खुद से दूर किया और अपनी गन लोड करते हुए बोला, वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। एक पुलिस वाला होकर भी मैंने इस जैसे गुंडे पर अपना इतना कीमती समय बर्बाद कर दिया। मुझे तो इसकी जान पहले ही दिन ले लेनी चाहिए थी। सोच, अगर इसकी जान मैं ले लूँगा तो वो वीडियोस का चैप्टर भी इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। बेकार, इतने दिनों से मैं इतनी मशक्क़त कर रहा हूँ, यह काम तो मुझे पहले दिन ही कर देना चाहिए था। कहकर वह अपना ट्रिगर दबाने लगा तो अबीर की हवा खराब हो गई। अपनी जान पर आए खतरे को देखकर उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। अबीर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी जान मत लो और मेरी बहन को भी छोड़ दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो और मुझे जाने दो। विक्रांत वापस से कुर्सी पर बैठते हुए बोला, चल अब जल्दी से बता कि वह वीडियोस कहाँ है। और हाँ, इस बार झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगला सवाल मेरी गन करेगी, मैं नहीं। और तू सोच, मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो मेरे लिए तेरी लाश को ठिकाने लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर तू मर गया तो तेरी बहन को कोई नहीं बचा पाएगा। और तेरे माँ बाप का क्या होगा? कैसे वो इस उम्र में अपने दोनों बच्चों के बारे में ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? अबीर अपनी हार मानते हुए हताश स्वर में बोला, वह वीडियोस मेरे लैपटॉप में है। यह सुनते ही विक्रांत ने समय को कुछ इशारा किया तो समय उस टेबल से उठाकर वह लैपटॉप उसके सामने ले आया और बोला, पासवर्ड बोल इसका। अबीर ने एक बार समय को देखा और फिर विक्रांत को। विक्रांत ने उसे बताने का इशारा किया तो अबीर ने पासवर्ड बताया तो विक्रांत और समय ने मिलकर वो पासवर्ड डाला। जल्दी से वह लैपटॉप ओपन किया और उसके बाद अबीर के बताए हुए फोल्डर में वो वीडियो ढूंढने लगा। जैसा कि उन्हें पूरा यकीन था, वह वीडियो और उसी फोल्डर में ही थे। विक्रांत और समय उस वीडियो को देख रहे थे। वीडियो अभी सिर्फ कुछ सेकंड ही चली थी, जिसमें सुहानी साफ नज़र आ रही थी। और जैसे ही उसके हाथ अपने कपड़े उतारने के लिए बढ़े तो विक्रांत ने अपना मुंह मोड़ लिया और समय की आंखों में गुस्सा उतर आया। समय ने जल्दी से वह वीडियो वहीं बंद कर दी और गहरी सांसें लेकर अपने गुस्से को काबू करने में लगा। विक्रांत ने भी उसका कंधा थपथपाया और बोला, इसे इसके किए की सज़ा मिलकर रहेगी, समय तू चिंता ना कर। तभी पीछे से एक आवाज़ आई और समय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। समय, यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सुहानी की ही थी। समय ने ही अपने ड्राइवर को कहकर सुहानी को यहाँ बुलाया था और अब सुहानी यहाँ पर खड़ी थी क्योंकि समय खुद चाहता था कि सुहानी खुद अपनी आंखों से अपने उस दोस्त की सारी सच्चाई देखे, जिसकी पैरवी वो इतने दिनों से करती आ रही है। सुहानी उस अजीब सी जगह को देखकर बेहद हैरान थी, लेकिन उसकी नज़रें अभी तक अबीर पर नहीं गई थी क्योंकि वो उन सबसे काफ़ी दूरी पर था और वहाँ पर थोड़ा अंधेरा भी था। पर वह समय के साथ विक्रांत को यहाँ देखकर हैरान जरूर थी, क्योंकि वह विक्रांत के बारे में सब कुछ जानती थी। उसे देखकर वो मन ही मन बोली, ये विक्रांत यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो इस वक्त थाने में होना चाहिए, लेकिन छोड़ो, मुझे क्या करना है, इसकी माया ये ही जाने। फिर उसने विक्रांत को इग्नोर किया और समय के पास आते हुए बोली, समय, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और यह कैसी जगह है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समय सुहानी की तरफ मुड़ा तो सुहानी उसकी गुस्से से लाल आंखें देखकर एक पल के लिए सहम गई और कुछ कदम पीछे हो गई, लेकिन समय उसके और करीब गया और उसकी कलाई को गुस्से से थाम कर खुद के करीब खींचते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलता है ना तुम्हारा बेगम साहिबा। बहुत से सवाल रहते हैं ना हर वक्त तुम्हारे मन में और तुम्हें तुम्हारी किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। कहकर उसने सुहानी को छोड़ दिया। पर सुहानी को तो समझ नहीं आ रहा था कि समय इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है और वह इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों नज़र आ रहा है।
सुहानी ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और समय से धीरे से बोली, क्या हुआ है समय? तुम इस तरह से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? समय इस वक्त उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। वह अपने सामने अंधेरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें बहुत ज़्यादा यकीन है ना तुम अपने उसको कोल्ड दोस्त अबीर पर? अबीर का नाम सुनते ही सुहानी की आंखें हैरानी से फैल गई और वह जल्दी से समय के पास आई और बोली, अबीर? अबीर कहाँ है समय? क्या अबीर भी यहाँ है? तुमने मुझे उससे मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है, तुम उसे छोड़ दोगे ना? समय सुहानी को जलती निगाहों से देखते हुए बोला, हाँ, तुम्हारे सारे सवालों का बस एक ही जवाब है और वो है हाँ, यही है वो अबीर। ये सुनकर सुहानी का चेहरा खिल गया और वो खुश हो गई। तो समय उसे चिताते हुए बोला, इतनी जल्दी इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है मिसेस सुहानी समय ठाकुर। सुहानी उसका लहजा देखकर कुछ शांत हो गई तो समय फिर से बोला, लेकिन उससे पहले या तो देख लो कि उसने किया क्या है। यह सुनकर सुहानी पूरी तरह से हैरान थी, लेकिन वह उससे कुछ और पूछती उससे पहले समय ने उसके सामने वो लैपटॉप कर दिया और साथ में वह वीडियो भी चला दी। सुहानी ने पहले तो एक नासमझी भरी नज़र समय के चेहरे पर डाली, जिसने आंखों से ही उसे लैपटॉप की तरफ देखने के लिए कहा तो उसने अपनी नज़रें लैपटॉप की तरफ कर ली। पर जैसे ही उसकी नज़र लैपटॉप पर चलती हुई वीडियो पर गई, सदमे से उसकी आंखों के साथ साथ मुंह भी खुला रह गया। उसने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। समय ने अब एक बार भी अपनी नज़र लैपटॉप की तरफ नहीं की थी। उसकी नज़रें लगातार सुहानी पर ही बनी हुई थी। वह उसकी हैरान हुई आंखें और शॉक हुए चेहरे को ही देख रहा था। जब उसके लिए वह वीडियो और ज़्यादा देखना मुश्किल हो गया तो उसने उस वीडियो को वहीं रोक दिया और समय को देखते हुए बेयकीनी से बड़ी मुश्किल से बोली, ये सब क्या है समय? समय उसे गुस्से से घूरते हुए, अब भी समझ नहीं आया या फिर तुम समझना ही नहीं चाहती हो सुहानी? सुहानी तो इस वक्त बेहद सदमे में थी, तो वो धीरे से बोली, सब प्लीज़ समय। समय बहुत गुस्से में था और उसे ये गुस्सा अबीर के साथ साथ सुहानी पर भी आ रहा था। विक्रांत ने उसे इतने गुस्से में देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया तो समय एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, तुम्हारे इतने प्यारे दोस्त की करतूत है या? ये सुनकर तो सुहानी की बची कुची हिम्मत भी टूट गई और वो लड़खड़ा गई। तो समय ने आगे आकर जल्दी से उसे संभाल लिया। तो सुहानी उसकी गुस्से भरी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन यह कब? इसके आगे के शब्द उसके गले से निकल ही नहीं पाए। तो समय उसे सारी बात समझाते हुए बोला, उसने ही तुम्हारी यह वीडियो बनाई थी जब तुम गर्ल वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज कर रही थी। और जानती हो, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसकी उसने ऐसी वीडियो बनाई है। ना जाने और भी कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ वह यह घिनौना खेल खेल चुका है। सुहानी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, तो वह समय को देखते हुए बोली, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा करके उसे क्या मिलेगा? समय इस बार चीखते हुए बोला, तुम मिलती उसे, पाना चाहता था वो, तुम्हें हासिल करना चाहता था, बाय हुक और बाय क्रुक। सुहानी रोते हुए बोले, उसके लिए उसे यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो उसकी दोस्ती एक्सेप्ट की थी ना, और फिर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। बस थोड़ा सा वक्त मांगा था, और अगर वो ये सब नहीं करता और तुम बीच में नहीं आते तो शायद मैं उसके प्रपोजल को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर भी चुकी होती। समय, यही तो प्रॉब्लम थी कि वो सिर्फ तुम्हें घुमाना चाहता था, उसे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और तुम थी कि किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले कमिटमेंट चाहती थी, इसलिए वह तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता था। वह तुम्हारे साथ सोना कहकर वो एक पल के लिए रुका, क्योंकि इसके आगे की बात वो कहना नहीं चाहता था। और सुहानी भी उसके बिना कहे उसकी पूरी बात का मतलब समझ गई थी। समय ने एक गहरी सांस ली और बोला, अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने तुमसे दोस्ती की और हमेशा तुम्हारी नज़रों में अच्छा बना रहा। सुहानी के लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो इतने वक्त से अबीर के साथ थी और अबीर ने कभी भी उसके साथ गलत हरकत करना तो दूर, गलत तरीके से बात तक नहीं की थी। ऐसे में इन सब बातों पर विश्वास करना आसान नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या नहीं।
अबीर तो सच में उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसे देखकर कभी एक पल के लिए उसे लगा ही नहीं कि वो उसके साथ कोई खेल खेल रहा या फिर उसके साथ कुछ ऐसा घटिया करने के बारे में सोच रहा है। सुहानी की नीली आंखें इस वक्त आंसू से भरी हुई थी। वह रोते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना समय, तुम मजाक कर रहे हो ना। तुम अबीर से जलते हो इसलिए तुम उसका नाम लेकर उसे फंसा रहे हो। सच सच बताओ, यह किसने किया? यह सुनना था कि अब समय का गुस्सा जो वो इतनी देर से दबाए हुए था वह फट ही गया। वो उसके पास आया और उसे उसके दोनों कंधों से कस कर पकड़कर अपने सामने और खुद के करीब करते हुए गुस्से से तपते हुए बोला, तुम्हें अब भी उस कमीने इंसान पर भरोसा है लेकिन मुझ पर नहीं। मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। मैं उस घटिया इंसान से जलता हूँ, है ना? इतने सबूत तुम्हें दिखाने के बावजूद भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। इतनी भी यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पर, और उस इंसान पर इतना विश्वास किस लिए सुहानी? किस लिए? तुम बार बार मुझसे कहती रहती हो कि अबीर को छोड़ दो, अबीर को छोड़ दो, और यही वजह थी कि मैंने अब तक अबीर को नहीं छोड़ा था, क्योंकि मैं सारे सबूत अपने हाथ में चाहता था। मैं जानता था कि तुम बिना सबूतों के मुझ पर यकीन नहीं करूँगी, लेकिन यह नहीं जानता था कि तुम सबूत होने के बावजूद भी मुझ पर यकीन नहीं करोगी। इस वक्त समय के लहजे में गुस्से के साथ साथ बेबसी के भाव भी थे। उसे खुद पर बेहद लाचारी महसूस हो रही थी। इतना लाचार और बेबस तो उसने खुद को शायद ही कभी महसूस किया था। वह सुहानी को अपने और करीब करके उसे लगभग झिंझोड़ते हुए बोला, सुहान, दोस्ती का रिश्ता था ना हम दोनों के बीच में, और तुम तो कभी मुझसे प्यार भी नहीं करती थी। क्या इतना ही भरोसा था तुम्हें मुझ पर? क्या यही था तुम्हारा प्यार? वक्त आने पर मुझ पर भरोसा ना करना। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना सुहानी तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें सबूत नहीं दिखाऊंगा, बल्कि अब मैं गुनहगार के मुंह से तुम्हारे सामने सारा सच उगलवाऊंगा। कहकर उसने लैपटॉप वहीं साइड में रखा और उसका हाथ पकड़कर उसको गोदाम के उस कोने में ले गया जहाँ पर अबीर बंधा हुआ था। अबीर को इतनी जख्मी हालत में अपने सामने देखते ही सुहानी की आंखें एक बार फिर से हैरानी से फैल गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओ माय गॉड अबीर, तुम्हारी यह हालत? कहकर उसके कदम अबीर की तरफ चल दिए, लेकिन वह उसके पास पहुंचती उससे पहले समय ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसे गुस्से से घूरते हुए अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, खबरदार, जो तुमने अपना एक कदम भी इसकी तरफ बढ़ाया तो सुहानी। उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सुहानी सहम गई और उसके कदम वहीं रुक गए। विक्रांत जो अबीर की कुर्सी के पास खड़ा था, उसे समय ने एक इशारा किया तो विक्रांत ने अबीर को उसके बालों से पकड़ा और उसका मुंह ऊपर की तरफ करते हुए बोला, अब जल्दी से सारा सच बोल, और खबरदार जो तूने एक कतरा भी झूठ का कहा तो, वरना तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरा और तेरे खानदान का क्या हाल करूँगा। अबीर ने सिर झुका लिया और बोलना शुरू किया। अबीर सिर झुकाकर बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था सुहानी, तो मैं तभी तुम पर बुरी तरह से अपना दिल हार गया था और बस तुम्हें अपना बनाना चाहता था। मैंने तुम्हारे करीब होने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चला कि तुम इतनी आसानी से फंसने वाली चिड़िया नहीं हो। ऊपर से तुम्हारा बोल्ड अंदाज देखकर तो मैं तुम्हारा और भी दीवाना होता चला गया। अब तुम सीधे तरीके से तो मेरे जाल में नहीं फंस सकती थी, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक किया। मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहने लगा जैसे मैं इस दुनिया का सबसे शरीफ लड़का हूँ, और तुम भी मुझ पर भरोसा करने लगी। उस वक्त लगा मुझे तुम्हारा भरोसा जीतने में, लेकिन फिर मुझे लगा कि जैसे तुम अब मेरे जाल में फंसने वाली हो, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। तुमने मुझे खुद के नज़दीक आने ही नहीं दिया। कई बार तो दिल किया कि तुम्हें ज़बरदस्ती ही हासिल कर लो, लेकिन मेरा मन तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने का नहीं हुआ। मैं चाहता था कि तुम खुद मेरे पास आओ, और फिर मैंने तुम्हें प्रपोज भी कर दिया ताकि तुम्हें मुझ पर जो थोड़ा सा भी शक है वह भी दूर हो जाए और तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओ। और जैसा मैंने सोचा था, तुम्हें यकीन हो गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके बाद मुझे लगा था कि मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी तुम बिल्कुल ही नहीं बदले। तुमने तो कभी मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया।
मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता तुम हर बार यही कहती रही कि तुम्हें यह सब पसंद नहीं है। अब तो मेरे सारे दोस्त भी मेरा मजाक बनाने लगे थे। वो मेरी मर्दांगिनी पर शक करते थे, तुम्हें लेकर हर वक्त मुझे चिढ़ाते थे। इसलिए मैंने तुम्हारा वो वीडियो बनाया ताकि इस वीडियो के ज़रिए मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकूं और अपने बिस्तर तक ला सकूं। लेकिन मैं यह सब करता उससे पहले इस समय ने मेरा किडनैप कर लिया और मेरी यह हालत कर दी। कहकर अबीर चुप हो गया। अभी अभी सुहाने के सामने उसने अपने मुंह से अपना एक एक गुनाह कबूल कर लिया था। उसकी आंखों में पछतावा था, तो वहीं सुहानी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। सुहानी अपने आंसू भरी निगाहों से बेयकीनी भाव लिए हुए उसे ही देख रही थी। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उससे भी ज़्यादा गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था कि क्यों उसने एक बार से किसी पर भरोसा करने की गलती की। वो अबीर को देखते हुए गुस्से से बोली, मुझे लगता था कि इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन तुमने मुझे जता दिया कि मेरी सोच बिल्कुल गलत थी और तुमने मुझे बता दिया कि इस दुनिया में सिर्फ स्वार्थी, धोखेबाज, मतलबी और घटिया लोग ही रहते हैं। जानते हो अबीर, मैंने बहुत मुश्किल से फिर से लोगों पर भरोसा करना सीखा था, लेकिन तुम भी मेरे भरोसे का मान नहीं रख पाए। तुमने भी आखिरकार मेरा भरोसा तोड़ ही दिया। तुम भी उन्हीं लोगों में से निकले जो भरोसे को तोड़ने वाले होते हैं। तुमने भी मुझे गलत साबित कर ही दिया। मुझे तो लगा था कि तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो और मुझसे प्यार भी करते हो। शायद तुम वह इंसान हो जिसके साथ रहकर मैं अपने अतीत के घाव को भूल जाऊं, लेकिन तुमने तो मेरे सारे जख्म फिर से हरे कर दिए। तुम तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले अबीर, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी और मेरी किस्मत की है, क्योंकि मेरी किस्मत में सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार है ही नहीं। और यह जानते हुए भी मैंने यह गलती की। ये सारी बात उसने कही जरूर अबीर को देखकर थी, लेकिन इन बातों में से कुछ बातें समय के लिए भी थी और उसकी इन बातों में छुपे हुए दर्द में वो दर्द भी शामिल था जो उसे समय से मिला था, और समय भी इस बात को समझ रहा था। सुहानी इस वक्त खुद को बहुत ही बेबस और ठगा हुआ महसूस कर रही थी। वो हारी हुई थी, थके हुए कदमों से चलकर अबीर के पास पहुंची और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ अबीर ऐसा? क्या मिला तुम्हें मेरा भरोसा तोड़कर? क्या एक बार भी तुम्हारे दिल ने तुम्हें रोका नहीं मेरे साथ यह सब करने से? फिर वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, नहीं, तुम्हारे दिल ने तो तुम्हें रोका ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा दिल भी तुम्हारी तरह घटिया और एक नंबर का कमीना है, और तुम भी एक बहुत कमीने इंसान हो अबीर। अपने आप को मर्द कहते हो, लेकिन सच कहूँ तो तुम मर्द हो ही नहीं। तुम तो एक नामर्द हो। नामर्द, तुम जैसे नामर्दों को यही तो आता है, अपनी मर्दांगी सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से तो साबित करनी आती है, सिर्फ बिस्तर पर। और जब सीधे तरीके से ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम औरतों के साथ ऐसी घटिया हरकत पर उतर ही आते हो। मन तो मेरा कर रहा है कि अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन मैं तुम्हें छूकर खुद को मैला नहीं करना चाहती। लेकिन तुम्हें इसी तरह से छोड़ देना भी मुझे मंजूर नहीं है। उसकी बात सुनकर अबीर ने अपनी गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा और उसकी कही बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। तो वहीं अबीर के कुछ सोचने समझने से पहले ही सुहानी ने अपनी एक लात जोर से अबीर के पैरों के बीच में दे मारी और अबीर की एक जोर से चीख उस पूरे गोदाम में गूंज उठी। उसने एक नज़र समय को देखा और बोली, तुम्हें जो भी इस इंसान के साथ करना हो तुम वह कर सकते हो। लेकिन फिर उसने समय के चेहरे से एक पल में ही नज़रें हटा ली, क्योंकि वह खुद में भी शर्मिंदा थी। फिर उसने विक्रांत की तरफ देखा और बोली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जो भी करो वह कानूनन के दायरे में करो, क्योंकि अगर इस घटिया इंसान की वजह से तुम दोनों पर कोई भी इल्ज़ाम लगा या फिर कोई भी परेशानी आई तो वह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं खुद हूँ। अगर यह इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो आज तुम दोनों को इस तरह से कानून हाथ में नहीं लेना पड़ता, और मुझे बचाने के लिए तुम पहले ही काफ़ी मुसीबत मोल ले चुके हो। अगर अब मेरी वजह से तुम दोनों किसी भी और मुसीबत में पड़े तो शायद मैं सह ना पाऊँ। या कहकर वह अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से भागते हुए बाहर चली गई।
विक्रांत जो सब कुछ देख रहा था, उसने समय को सुहानी के पीछे जाने का इशारा किया तो समय उसके पीछे चला गया। सुहानी गोदाम से बाहर आकर खड़ी हो गई और बीती बातों के बारे में सोचने लगी कि कैसे अबीर ने उसकी ज़िंदगी में दस्तक दी, कैसे उसने उसकी दोस्ती की और कैसे उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहा, कैसे वह उस पर विश्वास करती चली गई और कैसे आज उसने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। यह सोचकर वह बहुत से चीख पड़ी और फिर अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को छुपाए हुए जोर से रो दी। समय जो उसके पीछे आया था वह वहीं खड़ा हुआ उसे जा रहा था। वह जानता था कि सुहानी को इस वक्त बहुत बड़ा सदमा लगा है। वह चाहता था कि सुहानी के दिल में जो भी बातें हैं वह उसके आंसुओं के जरिए निकल जाए, इसलिए उसने उसे रोने दिया। लेकिन जब काफ़ी देर तक सुहानी का रोना बंद ही नहीं हुआ तो उसके करीब आया और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो सुहानी मुड़कर सीधा उसके सीने से लग गई और ज़ोर से रोने लगी। पहले तो समय उसकी इस अप्रत्याशित हरकत पर हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने भी उसकी अपनी बाहों में भर लिया और फिर अपने एक हाथ से उसके सर को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है सुहानी, जो गलत होना था वह हो चुका है, अब और कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।